नेपाल की सड़कों पर उतरे जेएनजी का प्रदर्शन रंग लाया है। गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया, जबकि सोशल मीडिया पर लगा बैन भी हटाते हुए पीएम ओली ने अपनी गलती मानी है। लेकिन इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान 20 लोगों की मौत हो गई, 300 से ज्यादा घायल हुए हैं। नेपाल के छात्र आंदोलन के पीछे आखिर कौन था? कैसे नेपाल में युवा लड़के लड़कियों का आंदोलन सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया? ओली सरकार क्यों सोशल मीडिया पर बैन लगा रही थी और क्या सिर्फ यही प्रदर्शन के पीछे की बड़ी वजह थी? फिलहाल नेपाल के हालात कैसे हैं, बताते हैं पूरी कहानी आपको इस वीडियो में। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था। और जब सोशल मीडिया बैन की बात आई तो 18 से 25 साल के बीच की पीढ़ी, जिसे जनरेशन जेड यानी जेन-ज़ी कहा जाता है, उनमें गुस्सा भड़क गया। 8 सितंबर को राजधानी काठमांडू में हजारों युवाओं ने जबरदस्ती संसद भवन में घुसकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगी पाबंदी हटाने की मांग की। साथ ही युवाओं ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की अपील की। कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी ओली के गृहनगर दमक में उनके घर पर पत्थर फेंके और देखते ही देखते आगजनी से लेकर गोलीबारी तक की खबरें सामने आने लगी। कई सौ प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जबकि अब तक 20 की मौत हो चुकी है। बता दें कि पूरे दिन के बवाल के बाद आखिरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगा बैन सरकार ने वापस लिया। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से वापस लौटने की अपील की और तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं की जांच के आदेश दिए। हिंसक प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि सरकार लोगों को इस बैन का असल उद्देश्य समझाने में विफल रही है। प्रदर्शन में शामिल छात्र छात्राएं स्कूल और कॉलेज की ड्रेस पहनकर सड़कों पर उतरे थे। कई जगहों पर उन्होंने खुद बैनर और पोस्टर बनाए थे, नारे लगाए और बिना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव के विरोध जाहिर किया। यही वजह थी कि इसे किसी दल से या संगठन से जुड़ा आंदोलन ना मानकर नई पीढ़ी की बगावत का नाम दिया जा रहा था, जिसे लोग जेन जेड अपराइजिंग या जेन-ज़ी आंदोलन कह रहे हैं। हालांकि नेपाल के छात्र आंदोलन के पीछे हामी नेपाल की भूमिका अब सामने आ रही है। मानवीय मदद के कामों में शामिल रहा ये संगठन पहली बार सियासी रूप से एक्टिव हुआ है। इस एनजीओ ने छात्रों को जुटाने के लिए इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड जैसे कई प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भी किया। हामी नेपाल के 36 साल के संस्थापक सुदान गुरुङ ने 8 सितंबर को काठमांडू में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी। ये घोषणा इसीलिए चौंकाने वाली थी क्योंकि इससे पहले तक हामी नेपाल के सोशल मीडिया पेज पर ज्यादातर सामाजिक अभियानों से जुड़ी हुई पोस्ट ही नजर आती थी। गुरुङ ने छात्रों से यूनिफॉर्म में किताबें लेकर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी। गुरुङ ने दावा किया कि विरोध प्रदर्शन सरकारी कार्रवाई और भ्रष्टाचार के विरोध में था। हालांकि इससे पहले हामी संगठन भूकंप, बाढ़, राहत, छात्रों की समस्याएं या प्रवासी नेपाली मजदूरों के मुद्दे ही उठाता रहा है। सुदान गुरुङ का नाम पहली बार सीधे पॉलिटिकल विवाद में तब आया था जब उन्होंने नेपाल में चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले पर खुलकर सवाल उठाए थे। उस वक्त गुरुङ ने आरोप लगाए थे कि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर पैसे और राजनीतिक संबंधों के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं। इस बयानबाजी के बाद उन पर कथित तौर पर जानलेवा हमला भी हुआ था। लेकिन एक बार फिर से अब गुरुङ का नाम तब सामने आया है जब सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया बैन को लेकर प्रदर्शन हुआ और उसमें गुरुङ ने छात्रों से शामिल होने की अपील की। हालांकि एक प्रदर्शनकारी सबाना बुडाथोकी ने बीबीसी को यह कहा था कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध ही इस प्रदर्शन का एकमात्र कारण था जिसकी वजह से वो इकट्ठा हुए थे। पर रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि आंदोलन के पीछे कुछ और बड़ी वजहें भी थी। चलिए उन पर भी गौर कर लेते हैं। दरअसल नेपाल में पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर नेताओं और उनके परिवारों की ऐशो आराम वाली जिंदगी के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इस ट्रेंड को नेपाल में नेपो किड या नेपो बेबी यानी ताकतवर लोगों के बच्चे कहा जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमंत्री और बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल जैसे कई लोगों के परिवार खास तौर पर निशाने पर रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई वीडियोस और तस्वीरें सामने आई जिनमें उनके बच्चों को महंगी कारों, विदेशी शिक्षा और ब्रांडेड कपड़ों के साथ दिखाया गया। इन तस्वीरों और वीडियोस ने युवाओं में गुस्सा और असंतोष बढ़ा दिया। नेपाल में लोगों की आय कम है, लेकिन इन लोगों की जिंदगी लाविश है।
युवाओं की बढ़ती नाराजगी देख सरकार ने सोचा कि अगर हालात पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो माहौल और ज्यादा बिगड़ सकता है। इसी दबाव में माना जा रहा है कि सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को 7 दिन के अंदर नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश जारी कर दिया था। सरकार का तर्क था कि रजिस्ट्रेशन के बिना ये प्लेटफॉर्म देश में फेक आईडी, हेट स्पीच, साइबर क्राइम और गलत सूचनाएं फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। तय वक्त तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर सरकार ने 4 सितंबर को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया था। इसके अलावा जो और बड़ी वजह बताई जा रही है इस आंदोलन के पीछे वो ये है कि 4 साल में 3 बड़े घोटाले सामने आए। 2021 में 54,600 करोड़ का गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला, 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला और 2024 में 69,600 करोड़ का कोऑपरेटिव घोटाला भी सामने आया। इससे युवाओं में सरकार के प्रति आक्रोश पिछले काफी वक्त से बढ़ता जा रहा था। 5 साल में 3 सरकारें भी तो आई। जुलाई 2021 में शेर बहादुर देउबा पीएम, दिसंबर 2022 में प्रचंड पीएम बने, जुलाई 2024 से ओली सरकार में आ गए। ओली सत्ता में आए तो चीन की ओर झुकाव बढ़ा। पहले सरकारों ने कई फैसले अमेरिकी प्रभाव में लिए। सोशल मीडिया बैन के बीच सिर्फ चीनी ऐप टिकटॉक चलता रहा। युवाओं को लगता है कि बड़े देशों के दबाव में नेपाल मोहरे जैसा इस्तेमाल हो रहा है। प्रदेश में बेरोजगारी की दर भी बढ़ती जा रही है, इससे भी लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता रहा। तो इसी के चलते नेपाल में सड़कों पर युवा उतर आया। हालांकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देर रात ये बयान जारी कर कहा है कि हिंसा के लिए बाहरी घुसपैठिए जिम्मेदार हैं। वहीं नेपाल सरकार के प्रवक्ता और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा ने साफ कर दिया है कि पीएम ओली इस्तीफा नहीं देंगे। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बीच पुलिस फायरिंग में छात्रों की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सरकार और पॉलिटिकल दलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवाओं ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि सोमवार को राजधानी की सड़कों पर पुलिस ने स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्दोष छात्रों का खून बहा और पुलिस ने बूटों तले प्रदर्शनकारियों को रौंदा है। युवाओं ने साफ कहा कि 8 सितंबर से आंदोलन का नया चरण शुरू हो गया है, जिसका लक्ष्य मौजूदा नेतृत्व को सत्ता से हटाना है। चेतावनी दी कि जनता अपने खोए हुए अधिकार वापस लेगी और इस बार वो पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।